हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो बेल्जियम के अंदर यूज़ गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं। मैं पिछले 10 साल से बेल्जियम के अंदर रह रहा हूँ और मैं आपको काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकता हूँ कैसे आप बेल्जियम के अंदर एक यूज़ गाड़ी ख़रीदें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास न्यू गाड़ी है। अगर आपको एक और वीडियो चाहिए जिसके अंदर मैं बताऊं कि हाउ टू बाय अ न्यू कार, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स, या अगर आपको कंपनी से कार मिल रही है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा। मेरे एक भाई ने मुझसे पूछा था हाउ टू बाय अ यूज़ कार इन बेल्जियम, तो ये वीडियो आप सबके लिए। अब सबसे पहले बेल्जियम के अंदर यूज्ड गाड़ी ख़रीद कौन सकता है? बेल्जियम के अंदर गाड़ी वो ख़रीद सकता है जिसके पास बेल्जियम का रेजिडेंट कार्ड हो या प्रूफ ऑफ एड्रेस हो। सेकेंडली, उसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए यूरोप का, या एक्सचेंज्ड टू बेल्जियन। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस का है या कनाडा का है तो वो बेल्जियम के अंदर उसको आपने कन्वर्ट करवा लिया हो, वो बंदा गाड़ी ख़रीद सकता है। दूसरा, एक बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। इधर के लिए आसानी रहती है क्योंकि आप उससे पेमेंट्स कर सकते हैं अपनी, अगर आप उसकी फ़ाइनेंसिंग करवाएं, किस्तें बनवाएं, इंश्योरेंस पे कर सकते हैं और टैक्सेस भी। अब दूसरा मेन क्वेश्चन ये है कि वेयर टू फाइंड दीज यूज कार्स, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? उसके लिए आपके पास काफ़ी वेबसाइट्स हैं। यहाँ वेबसाइट्स के ऊपर हो जाता है। यहाँ इतना ज़्यादा पहले रुझान होता था, यहाँ न्यूज़पेपर के अंदर या क्लासिफाइड एड्स वगैरह नहीं होते। पहले होता था कि लोग बाकायदा कार डीलरशिप से भी जाते थे। यहाँ कार डीलरशिप्स भी होती हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड नॉट टू विज़िट एनी कार डीलरशिप्स, क्योंकि उन लोगों ने भी सब कुछ ऑनलाइन लगाया होता है। मैंने ज़्यादातर गाड़ियाँ जिन लोगों को लेते हुए देखा है वो होता है फेसबुक से, कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो, या आपके पास कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके नाम है जैसा ऑटो हीरो .be, ऑटो स्काउट 24.be, ट्वेडेहांस या दूजियम, ये दोनों ट्वेडेहांस और दूजियम सेकंड हैंड चीज़ को कहते हैं। ये वेबसाइट्स हैं। व्रूम है, काफ़ी वेबसाइट्स हैं। मैं इन सारों की एक एक करके आपको यहाँ लिस्ट बना दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा जहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। पर आपको ये वेबसाइटों में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक जिंदाबाद। फेसबुक के मार्केट प्लेस में जाएं, वहाँ जाके आप अपनी गाड़ी ढूंढें, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि गाड़ी कौन सी मिल रही है आपको और कितने पैसों में। तो ये है तरीका, माई प्रेफर्ड वे ऑफ बाइंग और एटलीस्ट फाइंडिंग अ यूज कार। अब थर्ड पॉइंट ये आ सकता है कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं देखनी चाहिए गाड़ी ख़रीदने से पहले। मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान के अंदर पहले तो वह नहीं होता था, अब खैर पाक व्हील्स वगैरह खुल गया हुआ है, लेकिन पहले ये होता था कि हम अपने दोस्त को या मैकेनिक को लेके जाते थे जो कम से कम गाड़ी को चेक करता था ठोक के। अब खैर आई वुड रिकमेंड कि सबसे पहले ऑफ कोर्स आप तो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लें। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद आपको पता लग जाएगा, उसकी सर्विस हिस्ट्री चेक करें, उसकी एक्सीडेंट की हिस्ट्री चेक करें, उसकी माइलेज वेरीफाई करें कि उसकी ओडोमीटर के ऊपर जितनी माइलेज आ रही है वो उतनी है कि नहीं। और अगर हो सके, नॉर्मली यहाँ इतना होता नहीं है, पर आप एक मैकेनिक से भी इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। ज़्यादातर लोग इतनी ज़्यादा रोले में नहीं पड़ते, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो यूज़ गाड़ी ख़रीद रहे होते हैं वो 2000 से लेके 10,000 तक होगी। कोई भी गाड़ी अगर आपको 2000 से नीचे की मिल रही है तो आई वुड से अवॉइड इट, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई मसले होंगे। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते दैन यू डोंट हैव एनी चॉइस। बट इन एनी केस कोशिश करें कि गाड़ी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो 2000 से ऊपर ही हो। अच्छी गाड़ी आपको 2 से 6,000 के दरमियान में आती है। 6,000 से 12,000 के दरमियान में आपको बेहतरीन गाड़ी आ जाती है। मैं आपको और भी बताऊंगा ब्रांड्स वगैरह जो यहाँ ज़्यादा कॉमन है आगे जाके। तो बेसिकली ये तो तीसरा पॉइंट हो गया कि आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ चेक करनी चाहिए। नॉर्मली डोंट गो वर्ड ऑफ माउथ, पर इन माय एक्सपीरियंस यहाँ ज़्यादातर लोग मीटर पीछे करते नहीं हैं। दूसरी कंट्रीज़ मैंने काफ़ी देखा है कि जिन लोगों ने काफ़ी हेरा फेरी की होती है, उसके लिए
आपके पास ये चौथा पॉइंट है कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू गेट फ्रॉम द सेलर। अब ये सेलर आपका एक डीलर भी हो सकता है, ये सेलर आपका कोई प्राइवेट सेलर भी हो सकता है, बट मेक श्योर जब भी आप ये गाड़ी किसी से भी ख़रीदें, चाहे कैश पे लें चाहे बैंक ट्रांसफ़र करें, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हमेशा होने चाहिए उस बंदे से, तब तक पैसे ना दें। अब उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहला डॉक्यूमेंट है इनवॉइस या सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर बेसिकली एक एग्रीमेंट हो कि हाँ जी मैंने ये बंदे से ये गाड़ी इस चेसी नंबर के साथ, या और भी आप कोई भी रेफरेंस दे सकते हैं गाड़ी का, जिससे मैंने ये गाड़ी ये ख़रीदी है, ये कलर है, ये मॉडल है वगैरह वगैरह, ये चेसी नंबर है या विन नंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल। दूसरा डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तीसरा डॉक्यूमेंट है कार पास। चौथा डॉक्यूमेंट है टेक्निकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, जो 2 महीनों से कम होना चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट है पिंक फॉर्म। पिंक फॉर्म बेसिकली ये आपको एक फॉर्म मिलता है जिससे आप वो गाड़ी अपने नाम पे रजिस्टर करवा सकते हैं, इसको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ द सर्टिफिकेट ऑफ कंफॉर्मिटी, कि ये गाड़ी के अंदर सब कुछ ठीक है। और आखिरी डॉक्यूमेंट आप उससे रिक्वायर कर सकते हैं कंडीशन, गाड़ी की रिपोर्ट की इंस्पेक्शन के बाद, आखिरी इंस्पेक्शन जब इसकी हुई थी, जो यहाँ हर गाड़ी की सालाना होती है, तो इसकी रिपोर्ट क्या थी। ये तो वो है सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो आपको एक सेलर से चाहिए होंगे। अब मैंने काफ़ी चीज़ें आपको काफ़ी जल्दी में बता दी हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको थोड़े थोड़े करके एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको थोड़ा अभी भी डाउट हो कि अजीम भाई ने सारा कुछ तो बोल दिया है, लिस्ट करके दे दिया है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली हैं क्या, तो मैं बताता हूँ आपको। अभी जितने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताए थे उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आराम से। जिन लोगों को इनका पता नहीं है, ऑफ कोर्स आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा तो होगा नहीं। अब जो मैंने चीज़ बोली है कार पास, कार पास का मतलब क्या होता है? एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर माइलेज लिखी होती है। कार पास अगर प्रॉपर तरीके का बना हो, कोई इसके अंदर फ्रॉजरी ना हो, कोई 2 नंबर तरीके का ना बना हो, तो उसके ऊपर एक पर्सन से दूसरे पर्सन, या एटलीस्ट लास्ट टाइम जब कार पास बना था तो वो ओडोमीटर की रीडिंग उसके ऊपर होती है। इसकी वजह से यहाँ मीटर पीछे करना मुश्किल है। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है कार पास हर गाड़ी की सेल के लिए, तो आपको कार पास का डॉक्यूमेंट ज़रूर मिलना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको ज़रूर मिलना चाहिए वो एक पिन फॉर्म है। पिंक फॉर्म अगेन वो एप्लीकेशन होती है जिससे आप गाड़ी अपने नाम पे रजिस्टर करवा सकते हो। तीसरा डॉक्यूमेंट मैंने बताया था टेक्निकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, ये वैलिड होना चाहिए और जैसे मैंने बताया पिछले 2 महीने का होना चाहिए। यहाँ हर बंदा अपनी गाड़ी की टेक्निकल इंस्पेक्शन करवाता है जब वो एक टाइम के बाद पुरानी हो जाती है। आपको हर साल में एक दफ़ा अपनी गाड़ी की हेल्थ की टेक्निकल इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है। जब आप गाड़ी बेच रहे होते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेलर हूँ, तो मुझे वो गाड़ी की इंस्पेक्शन दोबारा करवानी पड़ेगी जस्ट टू शो द न्यू पर्सन आई एम सेलिंग इट टू कि भाई इसके अंदर कोई मसले नहीं है। तो बेसिकली जब इंस्पेक्शन होगी वो सारा कुछ ठोक के बता देंगे कि भाई इसकी सस्पेंशन में मसला है या इसकी हेडलाइट ख़राब है या कुछ है। अगर इंस्पेक्शन आपकी 2 महीने से पुरानी नहीं है तो इसका मतलब है कि गाड़ी इज़ स्टिल ओके। उसके बाद अगर गाड़ी के अंदर कोई मसले वगैरह निकल आते हैं तो डीलरशिप बेसिकली साल की आपको कभी कभी गारंटी भी देते हैं, दैट इज़ अ गुड साइन। बट नेवरदलेस अगर टेक्निकल इंस्पेक्शन आपकी 2 महीने से पहले की हुई है तो अपने सेलर से बोलें कि आपको टेक्निकल इंस्पेक्शन दोबारा करवा के दे। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कंफॉर्मिटी, जिसका मैंने आपको बताया था, वो प्रूफ करता है कि जो गाड़ी है वो ईयू के स्टैंडर्ड्स मीट करती है। यहाँ की गाड़ी की जो सी हेडलाइट्स कैसी होनी चाहिए, उसकी बॉडी शेप कैसी होनी चाहिए, सब कुछ ये एक सर्टिफिकेट ऑफ कंफॉर्मिटी होते हैं कि ईयू स्टैंडर्ड्स के हिसाब से गाड़ी है। और अगर कोई प्रीवियस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है तो ये भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है। तो इन जनरल जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास सेलर से अगेन ये डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी है। आप अपने इनवॉइस बनाएं, कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लें, उसका कार पास लें, टेक्निकल इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट लें जो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, पिंक फॉर्म लें जिससे आप गाड़ी अपने नाम पर रजिस्टर करवाएंगे, और सर्टिफिकेट ऑफ कंफॉर्मिटी आपके पास होनी चाहिए, और अगर कोई और इंस्पेक्शन हुई है तो वो भी डॉक्यूमेंट हो।
तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कार की इंश्योरेंस का। अब कार के इंश्योरेंस के अंदर सबसे पहले आपने ऑफ कोर्स एक कार इंश्योरेंस जो सी है वो ढूंढनी है, जो इतिहास हो सकती है, एजी इंश्योरेंस हो सकती है। अब कार के इंश्योरेंस के लिए आपने उनको अपनी कार की डिटेल्स बतानी है, वो ऑफ कोर्स एजेंट आपसे सब कुछ पूछ लेगा पहले से ही। और सेकेंडली आपने बेसिकली उनको पिंक फॉर्म देना है जिसके ऊपर गाड़ी की सारी डिटेल भी लिखी होगी। आपके नाम पे गाड़ी जो सी है जो रजिस्टर होनी है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप उनको दे देंगे। अगेन यहाँ इंश्योरेंस दो किस्म की होती है, मिनिमम लायबिलिटी की जिसके अंदर आप कम पैसे देते हैं लेकिन ज़्यादा चीज़ें आपकी गाड़ी की कवर नहीं होती, और एक होती है फुल कवरेज जो ऑफ कोर्स बहुत महंगी होती है, जिसके अंदर आप की गाड़ी सारी जगह से कवर है। ज़्यादातर लोग मिनिमम लायबिलिटी वाली ही लेते हैं क्योंकि गाड़ी पुरानी हो गई होती है, तो अगर कोई स्क्रैच वगैरह मार भी दे तो कोई मसला नहीं है। अगर आपकी गाड़ी नई है तो आई वुड रिकमेंड, और एटलीस्ट आई थिंक नई गाड़ी हमेशा फुल कवरेज के अंदर ही होती है। तो नई गाड़ी यहाँ एक तो लेना तो महंगा है ही, लेकिन साथ साथ उसकी इंश्योरेंस भी महंगी है। अगेन अगर आपको चाहिए न्यू गाड़ी का वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे बताएं, मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा जिसके अंदर जिस तरह मैंने नई गाड़ी रखी हुई है उसके अंदर क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, क्या मुझे फ़ायदे नुकसान हो रहे हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊं बेल्जियम में रह के। अब आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है, जब यूज़ गाड़ी ले ली हो तो आपने अपनी गाड़ी को रजिस्टर करना है, उसकी नंबर प्लेट लेनी है। उसके लिए आपको ईजीएस्ट काम जो है वो आपके पास ये हो सकता है कि आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ वो रजिस्टर करें और वो आपकी नंबर प्लेट आपको 1 से 2 दिन में मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो आप व्हीकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जिसको DIV कहते हैं यहाँ वहाँ ख़ुद भी जा सकते हैं। अगर आपने अपनी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू नहीं करवाना, आप प्रूफ ऑफ परचेज़ लेके जाएं, इंश्योरेंस प्रूफ लेके जाएं, रेजिडेंट परमिट लेके जाएं, ID लेके जाएं, और आप वहाँ ये नंबर प्लेट ख़ुद भी ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर भी होता है जो लोग अपने नाम से यहाँ नंबर प्लेट लेना चाह रहे हों। तो आई वुड से जस्ट गो विद द इंश्योरेंस कंपनी, वो ज़्यादा आसान तरीका है क्योंकि आपने ऑफ कोर्स अगर अपने नाम की यहाँ प्लेट लेनी है, जस्ट यू नो 1000 यूरोज़ की प्लेट आती है और उसके भी काफ़ी फ़ायदे और नुकसान है। मैंने खैर नहीं करवाई, मैंने नॉर्मल प्लेट ही रखी हुई है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सा है कि आपने गाड़ी के टैक्सेस पे करने हैं। यहाँ 1 टाइम रजिस्ट्रेशन टैक्स होता है जब गाड़ी आप ख़रीदते हैं, उसके बाद एनुअल आपके पास रोड टैक्स होता है कि जिस किस्म की आपकी गाड़ी होगी, तेज़ होगी, नई होगी, पुरानी होगी, पेट्रोल होगी, डीजल होगी, इलेक्ट्रिक होगी, उसके हिसाब से आपका साल का रोड टैक्स बनता है, तो वो भी आपने पे करना होता है कंपनी गवर्नमेंट को। और बेसिकली टिपिकल कॉस्ट ऑफ ओनिंग अ यूज़ कार मैं आपको बता देता हूँ। इंश्योरेंस आपको अगर कॉस्ट के अंदर जाना चाहें तो इंश्योरेंस आपको 70 यूरो से 200 यूरो में होती है। रोड टैक्स आपका 100 to 600 यूरो है। अब ये मैं ऑन एवरेज बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ मूव करना चाह रहे हैं और आप जेन में डालना चाह रहे हैं कि यार मेरी कितनी कॉस्ट होगी, अगर आपकी पहली गाड़ी है और आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि मेरी कितनी कॉस्ट होगी, तो ये नंबर्स आपके लिए मैंने नोट डाउन किए हैं, जिसके अंदर इंश्योरेंस आपकी अगेन 70 to 200 होगी। जो भी मैं आपको नंबर मैक्सिमम बता रहा हूँ आपने मैक्सिमम ही सोचना है। रोड टैक्स आपका 100 to 600 यूरोज़ होगा पर ईयर। जो इंश्योरेंस है वो ऑफ कोर्स आपकी अपनी जो भी अकरेंस है आपने अपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील करना है। फ्यूल ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन यू, और अगर आपने ब्रसल्स के अंदर पार्किंग करनी है तो वो 20 यूरोज़ उसकी कॉस्ट 20 यूरो से 300 यूरोज़ है डिपेंडिंग। अगर आप ब्रसल्स के अंदर ख़ुद रहते हैं तो जिस कम्यून में आप ख़ुद रहते होंगे वहाँ आपके पास ज़्यादातर राइट होता है पार्क करने का। पर अगर आपने गाड़ी रखनी है गराज के बगैर और सिर्फ पार्क करनी है ब्रसल्स में रह के, तो दैट वुड बी 200 to 300 यूरोज़ per year. So in general, in my opinion, to have a car, आपका जो मेजर चंक जाएगा वो रोड टैक्स का, तो चलो अगर आपने यूज़ गाड़ी पुरानी ले रहे होंगे तो ज़्यादा नहीं होता, मेजर चंक आपका इंश्योरेंस में ही जाता है। और पार्किंग वगैरह का तो हम कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ जिनको मैं जानता हूँ हमारे देसी, वो थोड़ी सी पार्किंग के अंदर टेंशन नहीं लेते। बाद में जुर्माने आ रहे होते हैं तो कोशिश किया करें कि पार्किंग का वो जो 3-4 यूरो हैं वो पे कर दें, बजाय 50-60 यूरोज़ बाद में दे रहे हो आप, क्योंकि यहाँ लोग फिर रहे होते हैं। पहले फिर रहे होते थे, अब खैर लोग गाड़ियों के अंदर फिर रहे होते हैं जहाँ आपकी नंबर प्लेट रिकॉर्ड हो जाती है, पार्किंग की टिकट आती है। ये बड़ी मज़े की चीज़ है।
अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अभी ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एक्सपेक्ट्स करते हैं जब वो यहाँ यूज़ गाड़ी ले रहे होते हैं। पहली मिस्टेक ये होती है कि वो गाड़ी ख़रीद लेते हैं विदाउट एनी कार पास। तो अगेन जैसे मैंने बार बार आपको जोर दिया है, ये डॉक्यूमेंट जो आपको मैंने पहले बताया है, जिसके अंदर कार पास भी एक डॉक्यूमेंट है, उसके बगैर किसी से भी गाड़ी ना ख़रीदें, क्योंकि वो बाद में आपको बेचना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई टेक्निकल सर्टिफिकेशन टेक्निकल इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं है, अगेन आपको बाद में टेंशन हो सकती है। अगर कोई बंदा आपको ये चेप रहा है तो कोशिश करो ना हो। उसके बाद अगर आप गाड़ी ख़रीद लें और आप ब्रसल्स के, बेल्जियम के लो एमिशन जोन्स के रूल्स ना चेक करें तो उसके हिसाब से बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा, मज़े की बात है, मैं आपको इसी वीडियो में, क्योंकि एक कंप्लीट गाइड होगी ऑफ हाउ टू बाय एंड ऑल्सो ऑपरेट यूज़ कार इन बेल्जियम, तो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे जाके जितने भी यूरो स्टैंडर्ड्स हैं, यूरो 5 है, यूरो 4 है, उसका क्या सीन है, LEZ या लो एमिशन जोन्स का क्या सीन होता है, उसकी भी थोड़ी सी मैं डिटेल आगे जाके बताऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो अगर अभी तक अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और शेयर कर लें जिसको भी अगर आप चाहें तो। अगेन, अगर गाड़ी ख़रीदने से पहले अगर आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस ना करवाई, आई मीन पिकअप करने से पहले, गाड़ी ख़रीद तो आपने ली है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपने सेलर से गाड़ी ख़रीद ली है, उसने आपको डॉक्यूमेंट सारे दे दिए हैं, गाड़ी नंबर प्लेट के बगैर चलाना यहाँ जुर्म है। तो उसके लिए आपको या तो वो डीलर ख़ुद आपको अपनी प्लेट जो सी है उस पर लगा के दे दे, या आप पहले प्लेट बनवा के जाएं गाड़ी पिकअप करने के लिए। बग़ैर नंबर प्लेट की गाड़ी यहाँ नहीं चला सकते। और गाड़ी अगर आप ख़रीद रहे हैं और पूरा कैश में पे कर दें और कोई कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो, तो यहाँ लोग काफ़ी इस मामले में काफ़ी तेज़ हैं, तो कोशिश करें कि तेज़ लोगों से बचें। और अगर आप कैश में ख़ास तौर पे पे कर रहे हैं और कोई बैंक उसकी ट्रांसफ़र नहीं है, तो इसका मतलब कोई प्रूफ ऑफ पेमेंट नहीं है, तो कम से कम हमेशा एक इनवॉइस या कॉन्ट्रैक्ट अगले के साथ ज़रूर करें, ज़ुबान पे ना जाएं। यहाँ इंसान भी वैसे ही हैं जिस तरह सारी जगह होते हैं। यहाँ बस ओडोमीटर इसलिए पीछे नहीं होते क्योंकि सारा कुछ कार पास में लिखा होता है। इसी तरह अगर आप गाड़ी ख़रीद लेंगे सिर्फ़ किसी की ज़ुबान पे इनवॉइस या कॉन्ट्रैक्ट के बगैर, तो टेंशन में आ सकते हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ की सारी टिप्स जो आपने अवॉइड करनी है चीज़ें, अब मैं आपको बता देता हूँ प्रो टिप्स जो आपने करनी है तो बेहतर रहेंगे। ज़्यादातर गाड़ियाँ डीलर से ख़रीदें। लोगों से ख़रीदने का जो है वो एक्सपीरियंस मैंने अपनी आंखों से ज़रा ख़राब देखा हुआ है। इट्स सेफ़र, इट्स अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव बट सेफ़ है डीलर से ख़रीदने के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादातर चीज़ें कवर उन्होंने की होती हैं कि वो अपना काम चला रहे होते हैं। प्राइवेट सेलर्स जो उनसे होते हैं वो चीपर होते हैं, मतलब पैसों में कम होते हैं, बट उनके डॉक्यूमेंट्स ध्यान से देखें कि मतलब वो इधर उधर हेरा फेरी ना हो, अपनी तरफ से कोई दो नंबरी ना की हो। बाकी इंश्योरेंस ब्रोकर जो उनसे होते हैं वो ज़्यादातर चीज़ें हैंडल कर लेते हैं, तो कोशिश करें कि अच्छी इंश्योरेंस कंपनी के साथ रब्ता करें जो ज़्यादातर आपके सारे काम कर दें। आपको हर छोटी मोटी चीज़, नंबर प्लेट वगैरह की टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और अभी 2026 में डीज़ल कार्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं ब्रसल्स के अंदर, उनके लो एमिशन जोन में। अगेन मैं आपको थोड़ा आगे जाके इसके बारे में भी बताऊँगा। अब जैसे मैंने बताया ब्रसल्स के अंदर आजकल लो एमिशन जोन काफ़ी सिटीज़ के अंदर हो गए हैं। अब ये लो एमिशन जोन एक्चुअली होता क्या है? अब लो एमिशन जोन जो सा है बेसिकली उन गाड़ियों के लिए बना है जो यूरो के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ब्रसल्स के अंदर और ज़्यादातर सिटीज़ के अंदर बेल्जियम की यूरो 5 का जो स्टैंडर्ड की डीज़ल गाड़ी है वो बैन हो गई है। यूरो 2 की पेट्रोल गाड़ी बैन हो गई है। दूसरी डीज़ल की गाड़ियाँ यूरो 4 और 3 एक्सेट्रा ये भी बैन हो गई हैं। अब बैन का मतलब क्या है? बैन का मतलब सर ये है कि आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पुरानी गाड़ी आपकी और बैन है तो आपको अगर ब्रसल्स में जाएं या कोई भी ऐसी सिटी में जाएं जहां वो यूरो स्टैंडर्ड की गाड़ी बैन है तो आपको 350 यूरो तक का जुर्माना आ सकता है। अभी 350 यूरो का जुर्माना आपको 4 महीनों में आई थिंक या 3 महीनों में, अब इन एनी केस मैं नीचे करेक्ट करके बता दूंगा आपको, 4 दफ़ा आ सकता है। मतलब विद इन
अ फ्यू मंथ्स आपको 1400 यूरो तक का जुर्माना आ सकता है। इतने की सर गाड़ी आ जाती है अगर इसको डबल करें। तो कोशिश करें कि यूरो 5 की डीज़ल और यूरो 2 की पेट्रोल अभी 2026 के बाद से जब भी आपने गाड़ी लेनी है या 2026 में इसको अवॉइड करें। अगले बैन्स जो उनसे आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2028 में, जिसके अंदर यूरो 6 की डीज़ल गाड़ी भी बैन हो सकती है। अभी तक उनका प्लान है, ये कभी भी चेंज कर सकते हैं, अभी काफ़ी साल है, लेकिन यूरो 6 2028 के अंदर बैन हो रही है। और आगे जाके पेट्रोल की गाड़ियां भी जो सी हैं वो भी उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं। अभी तक यूरो 2 है, लेकिन हो सकता है यूरो 3 या यूरो 4 तक भी चल जाए। अभी बेस्ट चॉइस क्या है अगर आपने 2026 में लेनी है, तो कोई भी गाड़ी जो यूरो 6 की पेट्रोल है, यूरो 6 की हाइब्रिड है, यूरो 6D की पेट्रोल है या इलेक्ट्रिक, तो अगर आप ख़रीद सकते हैं तो बेस्ट है। यूज़ गाड़ी में तो खैर आएगा नहीं। और यूरो 5 की पेट्रोल अभी आपको सस्ती मिलेगी, वो इसलिए मिलेगी क्योंकि 2 सालों के अंदर उसने बैन हो जाना है। और वो बैन का मतलब ये है कि जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं उसके अंदर आप लेके जा नहीं सकते। अगर आप गांव में रहते हैं मेरी तरह और यहीं गाड़ी आसपास चलानी है तो वो एक अलग बात है। पर गाड़ी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ अपने शहर के अंदर थोड़ी बहुत ही शॉपिंग कर लें, घूम फिर लें। मेन मकसद यही होता है कि आप दूसरी दूर जगहों पे जाएं, मेन सिटीज़ में जाएं। तो यूरो 5 को अभी 2026 में आप अवॉइड करें और यूरो 6 डीज़ल को भी अवॉइड करें, क्योंकि यूरो 6 डीज़ल अभी बैन नहीं हुई, पर यूरो 6 डीज़ल जो सी है वो 2028 के अंदर बैन हो सकती है। अब कौन कौन सी आपको मैंने जैसा बताया कि कोई गाड़ी ये गाड़ियाँ जो आपको बिल्कुल ख़रीदनी नहीं चाहिए वह है यूरो 4 की डीज़ल, यूरो 5 की डीज़ल या बहुत पुरानी पेट्रोल। ये गाड़ियाँ जो बहुत पुरानी होगी, ऑफ कोर्स 2006 से कम की होंगी, वो यूरो 2 में आएंगी या उससे भी नीचे होंगी। तो अवॉइड दीज कार्स एट ऑल टाइम। अगर आपको इंथुजियस्ट है, आपने विंटेज गाड़ी रखनी है, तो फिर अलग बात है। जिसको शौक़ है वो फिर 350 यूरो का जुर्माना भी भर लेगा या उसने कम से कम अपने मोहल्ले के अंदर ही चला के खुश हो जाना। नाउ कौन सी गाड़ियाँ आमतौर पे यहाँ बजट के अंदर आती हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी गाड़ी 2000 से 6000 के दरमियान में हो और सेफ़ हो लो एमिशन जोन के लिए, मतलब कि वो गाड़ी कम से कम यूरो 6 हो डीज़ल, या मतलब ऐसी गाड़ी हो जो ज़्यादा देर चल सके, क्योंकि यूरो 6 तो वैसे भी 2 सालों के अंदर बैन हो जाएगी। अब मसला ये कि इतने कम बजट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी मिलेगी नहीं। तो आपने अगर ये गाड़ी लेनी है तो तरीके से रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि 2 सालों के अंदर 2 से 6000 वाली गाड़ी बैन हो जाए। बेस्ट चॉइस जो है वो यही है कि आप कोई भी गाड़ी यूरो 6 से ऊपर की लें। अगर आपके पास चॉइस नहीं है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको यूरो 5 तक की पेट्रोल गाड़ी मिलेगी। तो 2 से 6000 यूरो में यूरो 5 तक की पेट्रोल गाड़ी ले लें। अब वो चाहे रेनॉल्ट हो सकती है, पीजो हो सकती है, सिट्रोएन हो सकती है, BMW तो आएगी नहीं, टोयोटा शायद आ जाए, टोयोटा यारिस तक आपके पास आ जाए, या हाइंडाई की गाड़ी कोरियन गाड़ी आ जाए। तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादातर फ्रेंच गाड़ियों के हैं या ये गाड़ियां हैं आपके पास। टोयोटा वोल्क्सवैगन शायद हो सकता है, छोटी पोलो वगैरह आपके अंदर इसकी रेंज में आ जाए। अगर आपने रखनी है, आपका बजट मीडियम बजट आई वुड से, तो अगर आपने जर्मन कार्स में आना है, या हाँ 2 से 6000 में आपके पास ओपल भी आ जाएगा। ओपल इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन टू हैव। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी लेनी है तो आप अपने 6 से 12 हज़ार के दरमियान में बेहतर जर्मन गाड़ी ले सकते हैं। आई वुड रिकमेंड वोल्क्सवैगन गोल्फ हो सकती है, या कोई भी ऐसी जो भी आपकी रेंज में आ रही हो। अगेन डीलर से लें, थोड़ा सा महंगा होगा, 500 600 या 1000, पर उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होंगे। और अगर वो कोई चीज़ बोल रहे हैं तो वो ज़्यादातर 2 नंबरी या हेरा फेरी नहीं करते। ज़्यादातर गाड़ियाँ आप आजकल जो सी वो ऑटोमेटिक ही आ रही हैं, तो यहाँ इतनी ख़ास टेंशन नहीं है। मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया कि जिसके अंदर ऑटोमेटिक गाड़ी ज़्यादा जल्दी टूट रही हो। अमेरिका के अंदर मुझे पता है कि ऑटोमेटिक गाड़ियाँ ही प्रेफर करती हैं और ज़्यादातर लोग स्टिक शिफ्ट नहीं रखते, लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोगों ने मैनुअल गाड़ी भी रखी होती है। अगर आप ऑटोमेटिक भी रखें तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, क्योंकि यहाँ अच्छी हैं गाड़ियाँ फिर भी बनी हुई।
नॉर्मल फ्रेंच गाड़ी जो होती है वो वैसे ही 1,00,000 2 लाख चलने के बाद थक जाती है, तो तब तक तो वैसे भी चाहे ऑटोमेटिक हो या आपके पास मैनुअल गाड़ी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था खैर सारा कुछ एक छोटा सा चीज़ जिसके अंदर मैंने पूरा रैप अप किया है कि आपके पास गाड़ी लेने का तरीका क्या है। इसको अगर बिल्कुल एक समरी बनाई जाए तो वो ये है कि सर कोशिश करें कि आप फेसबुक के ऊपर गाड़ी ढूंढ लें। दूसरा, कोई डीलर हो तो बेस्ट है। तीसरा, ज़्यादातर काम इंश्योरेंस कंपनी पे डालें। चौथा, यूरो 5 की पेट्रोल आप उठा लें। तो ये अगर 4 चीज़ें आपके ज़हन में आ सकती हैं तो बेस्ट है। ऑफ कोर्स लॉ को सारों को अवॉइड करें, कोशिश करें कोई ना कोई शॉर्टकट ना निकालें, क्योंकि यूरोप के अंदर ये लोग आज नहीं तो कल आपको पकड़ ही लेते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या मेरी तरह एक यूरोप के अंदर देसी हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं जैसे तैसे, तो ओबे ऑल द रूल्स एंड बेस्ट ऑफ लक। बाकी अपना ख्याल रखें, और अगेन अगर आपको कोई और सवाल आए वीडियो बनाने के लिए तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं हूं अज़ीम, यह है मेरा यूरोप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।